शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आज विधानसभा में जो हुआ, मुझे लगता है पिछले 15 दिन से जो बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी उसका पटाक्षेप हो गया। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन जो उनकी विश्वसनीयता थी वो आज पूरे तरीके से खत्म हो गई। हालांकि वो 28 तारीख को ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि वो आखिरी मोहर तेजस्वी यादव ने अपने भाषण से लगा दी और यह भी कह दिया कि अब वो नहीं पलटेंगे। इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं क्या? और बिहार में आप ये बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि एक नए राजनीतिक नेतृत्व का उदय तेजस्वी यादव के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो बेहद सतर्क, समझदार और एजेंडा परख ही नहीं, पूरे उत्साह है और हिम्मत के साथ राजनीतिक नेतृत्व देने में सक्षम ये नौजवान दिखाई पड़ रहा है। हमारे समय में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई, बहुत सारे मूल्यों को हमने दरकते हुए देखा और हम एक बात को बराबर कहते हैं कि हम उस समय में हैं जब हम लोकतंत्र और संविधान को सामने से खतरे में पड़ते हुए नहीं, धीरे धीरे उसको कुतरते हुए देखने के लिए अवशक्त है। लेकिन इसी कालखंड में हम राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा तक नफरत और घृणा के खिलाफ जो प्रेम और सौहार्द की राजनीति है उसको करते हुए देख रहे हैं। इधर एक नौजवान पीढ़ी को उभरते हुए देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनमें से एक नाम की चर्चा और भी होती रही है। नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के लीडर गोगोई बहुत समझदारी के साथ पार्लियामेंट में बात करने वाले, और इसी बीच में कई और भी नाम आए थे, जैसे बंगाल से भी एक दो चेहरे उस तरह के आए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब राजनीति में आपकी क्रेडिट ध्वस्त होती है तो शायद फिर उसकी वापसी कभी नहीं होती। नीतीश कुमार का जो 17 साल का कार्यकाल है उसमें 9वीं बार उन्होंने शपथ ली, और तेजस्वी यादव ने जो आज कहा वो पिछले 15 दिन से भी कह रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीने, और इन 17 महीने में बिहार ने जो परिवर्तन करके दिखाया है, एक एजेंडा परक राजनीति, एक विकास परक राजनीति, एक नीति परक लोगों के हित में हो, वो करके दिखाया तेजस्वी नीतीश कुमार की जोड़ी ने। और तेजस्वी यादव अगर आज उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर के कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, और वो खुद तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के जाते हैं, नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं, और बीजेपी ने सीधा कहा कि वो नहीं कराएंगे। नीतीश और तेजस्वी ने करके दिखाया। आंकड़े भी जारी हुए और उसमें संसाधनों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन कितना वर्चस्वशाली है, जमीनों पर किसका कितना कब्जा है, कौन कितना गरीब है, और सरकारी नौकरियों में किसकी कितनी भागीदारी है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ा। राजू जी, एक बात और रिमार्केबल है यहां पर, नीतीश कुमार के जो नए वोटर्स थे उसमें अति पिछड़ा, महादलित और महिलाएं, ये तीन वो वोटर्स थे जिन्होंने केवल 3.5% कुर्मी वोटर के आधार वाले नीतीश कुमार को लंबे समय तक मुख्यमंत्री रखा। लेकिन इस दरमियान उन्होंने इन तीनों का क्रेडिट खो दिया। जब वो परिवार नियोजन पर भाषण देते हैं और जिस तरह की अश्लील व्याख्या करते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता। वो विधायिका महोदया बैठी होंगी अब तो नीतीश कुमार के साथ, जो डबडबाए आंसू से बाहर निकल करके कह रहे थे कि नीतीश कुमार की हम भाषा सुन नहीं पा रहे। वो मांझी जी भी बैठे होंगे, जिनका एक कम से कम मंत्री तो बन ही गया है, जिनको मूर्ख कहा था नीतीश कुमार ने। लेकिन ये सिर्फ मांझी का अपमान नहीं है, उस महादलित का अपमान है, उस अति पिछड़ा पर जो राजनीति करते आए हैं। और वो कितना है बिहार में? 36%। और अब आप बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए।
इस दरमियान 7 लाख नौकरियां भी सृजित हुई और आपने आरक्षण का दायरा 75% पहुंचाया। ये जो एजेंडा परक राजनीति हुई इन 17 महीनों में, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, नीतीश कुमार के पाला बदलने से नीतीश कुमार की सारी छवि दूषित हो चुकी है, दरक चुकी है। अब आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की छवि, वो तो 10 साल से केवल झूठ और जुमले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक पूरा मीडिया तंत्र है, आईटी सेल है, और भी बड़ा बड़ा उनके पास वो सारा तंत्र मौजूद है। और इधर तो जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे। राम और जो मोदी की छवि को गड्ढमड्ढ किया गया, वो दरअसल उसी विश्वसनीयता को जो दरक गई थी उसको किसी तरीके से फिर से वापस लाने की, और लोगों की आंखों में इसीलिए वो इमेज झोंकी जा रही थी। तो मोदी जी तो बचा लेंगे अपनी उस छल छद्म झूठ की पूरे इमेज को, लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई इस तरह का तंत्र नहीं है। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सिर्फ राजनीतिक भविष्य ही नहीं, नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास भी प्रश्नांकित हुआ है, और इसका जवाब शायद नीतीश कुमार खुद नहीं दे पाएंगे। आज नहीं, जरा ये समझना चाहता हूं। देखिए राजू जी, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि जयंत चौधरी को भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। नैरेटिव के स्तर पर निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के लिए एक झटका है। नीतीश कुमार जब गए तो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के लोगों को ये चिंता हुई थी कि जिस व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की, पहली बैठक पटना में हुई और वही नीतीश कुमार बाहर निकल गए, और फिर जयंत चौधरी का चला जाना, ये भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलता है, या जो नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट था ये असली परीक्षा नहीं है। असली परीक्षा सियासत में होती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, तब जनता के प्रति आपकी जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम लोग सामाजिक समीकरण देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को कोई ज्यादा लॉस होने नहीं जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है, अगर मैं पहले जयंत चौधरी को लूं तो इससे जयंत चौधरी और बीजेपी दोनों को बड़े नुकसान होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये या गोदी मीडिया पर आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, जाट बहुत सीटें हैं, उन सीटों पर सीधे तौर पर जाट वर्सेस 35 बिरादरी इलेक्शन होता है। यानी जहां जाट जाता है वहां अति पिछड़ा, दलित ये नहीं जाता है, उसका सीधा फंडा है। तो एक तो जो कोशिश जयंत चौधरी ने की मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, जो सांप्रदायिकता की खाई बनी थी उसको फिर से जोड़ने की, उसमें वो कामयाब हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन ये कदम उनको फिर से उसी पाले में खड़ा करता है। और जब वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है तो अति पिछड़ा और जो दलित है वो उनके साथ नहीं जा रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को भी लॉस है। बीजेपी में जाट जा रहा है तो 35 बिरादरियां वहां से निकलेंगी, वो अपने आप को कंफर्ट नहीं पाती। तो इन 10 सीटों पर तो बीजेपी को लॉस हुआ है। अब ये तकनीकी रूप से और फैक्चुअली बात में कह रहा हूं, लॉस हुआ है। और अभी है एक मैं देख रहा हूं गुंजाइश, और जमीन पर नहीं, जो राजनीतिक भीतरी गलियारों में जो चर्चा है राजीव जी, मैं थोड़ा खुलासा भी करना चाहता हूं कि अब सपा, बासपा और कांग्रेस, इन तीन के बीच गठबंधन बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मायावती डरी हुई है, लेकिन एक फैक्ट वो भूल जाते हैं कि यही मायावती हैं जो 2019 के पहले भी, उस चुनाव के पहले भी नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री, तब कोई और तो नहीं था। और तब मायावती अगर नहीं डरी तब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था। आज कैसे डर गई वो? तो जो अंदर खाने और मुझे बहुत करीबी
एक नेता है, उन्होंने मुझे बताया है कि बातचीत अभी चल रही है और अगर ये होता है उत्तर प्रदेश में तो आप बड़ा परिवर्तन देखिएगा इंडिया अलायंस के पक्ष में। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार का मामला है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना डीएनए होता है एक पॉलिटिक्स का। नीतीश कुमार का डीएनए है, वो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में। आप खड़े हैं किसके साथ? जो सांप्रदायिक पार्टी है। और आप ही कहते थे, हम लोग तो कहते ही है, खुद नीतीश कुमार भी कहते थे। तो जो अति, आपने मांझी जी के बारे में क्या बोला? जो आपका अति दलित था वो आपसे निकला। और अब हालात ये है कि वो 17 सीटें अगर देख रहे हैं नीतीश कुमार, शायद वो भूल रहे हैं कि चिराग पासवान हनुमान के जरिए ही 45 सीटों पर मोदी जी ने उनको छोड़ा था। मतलब जिन मोदी ने उनका नुकसान किया था वो उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि तेजस्वी इसमें नायक बनकर के उभरे हैं और नीतीश कुमार ने अपना बड़ा लॉस कर लिया है। और नीतीश कुमार का लॉस का मतलब है बीजेपी का लॉस। जो उसने कैलकुलेशन किया है वो नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि बीजेपी को इससे थोड़ा फायदा हो जाए बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर होंगे और उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा इंडिया अलायंस के विरोध में, बल्कि और ज्यादा वो पुख्ता और विश्वसनीय बनकर के उभरी है। महाराष्ट्र में है, बंगाल में है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है चले जाएं, या आखिरी समय पर ममता बनर्जी भी चली जाए। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि अगर वो कांग्रेस से और लेफ्ट से अलग चुनाव लड़ती हैं तो कम से कम 5 से 7 सीटें वो गंवाएंगी। और अगर एकजुट होकर लड़ती हैं तो बीजेपी को 18 से सीधे 5 पर लाती हैं। इसका फायदा किसको होगा? खुद ममता बनर्जी को होगा और कांग्रेस पार्टी को होगा। ये सारे जो गणित हैं, ये हम लोगों से बेहतर जो जमीन पर राजनीति करते हैं राजनीतिज्ञ तो वो समझते हैं। जब हम लोग बैठकर के उन चीजों को यहां से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी उस बात को महसूस कर रही हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल पे हो सकता है कि भाई मनीष सिसोदिया उदाहरण है, संजय सिंह है, और उनको भी अंदर करने की बात चल रही हो, तो वो हो सकता है कि पलटी मार जाए। लेकिन वैसे भी पंजाब में कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी का अपना है, जिसने बहुत जल्दी विश्वसनीयता खो दी है, जिस उम्मीद के साथ पंजाब का मतदाता गया था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है जिससे लोगों को निराशा हो। मैं समझता हूं कि अभी नैरेटिव के स्तर पर जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है इंडिया अलायंस को, लेकिन आंकड़ों में, सामाजिक समीकरणों में और लोकसभा चुनाव की उस पूरे पेचोखम में इंडिया अलायंस उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उसको कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। 19-20 हम कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं हुआ है कि 17-18 हो गया। बता रहे हैं, रख रहे हैं जरा